जय हिंद दोस्तों। आपके अपने चैनल लक्ष्यपुर जीएस पर आज आप सबका स्वागत है। अभी तक हम पढ़ चुके थे मॉडरेट फेज 1885 से लेकर 1905 तक। अब हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के मूवमेंट को आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है, आज जो हम पढ़ेंगे वो है एक्सट्रीमिस्ट फेज, जो 1905 से लेकर को 1918 तक चलती है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने एक्सट्रीमिस्ट फेज के। तो इनका जो पीरियड था 1905 से लेकर 1918 तक। अब क्या कारण हुआ कि एक्सट्रीमिस्ट फेज को इमर्ज होना पड़ा। देखिए, 90 के दशक आते आते मॉडरेट्स जो थे वो अपने डिमांड को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने में असमर्थ होने लगे। ठीक है, इनकी जो पॉलिसी थी प्रेयर, पेटिशन एंड प्रोपागेंडा, वो फेल होने लगी। साथ ही साथ कांग्रेस में उस वक्त कुछ नए नए नेता जो गरम दल, नए नए खून के थे, नौजवान थे, उनका एंट्री होता है। जब वो देखते हैं कि कांग्रेस अब असमर्थ होने लगी है अंग्रेज ब्रिटिश हुकूमत को मनाने में, अपने डिमांड को रखने में, तो ये अब कांग्रेस के अंदर में इनके बीच में मतभेद होने लगे। जैसे कि जो बुजुर्ग थे वो कहते थे कुछ और, ये कहते थे कुछ और। ठीक है, जो अर्लियर मॉडरेट्स जो थे कांग्रेस मेंबर थे, वो चाहते थे प्रेयर, पेटिशन और प्रोपेगेंडा फॉर्मूला पर चला जाए। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट कहते थे, गरम दल के लोग, कि प्रेयर, पेटिशन, प्रोपेगेंडा तो आपका फॉर्मूला अब काम कर नहीं रहा है। ठीक है, आपने अभी तो कुछ अचीव कर नहीं पाया, तो इसलिए अब हमें पैसिव रेसिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। तो मॉडरेट्स क्या किए, अपने आप को एक्सट्रीमिस्ट से अलग करने के लिए उनका नाम रख दिए एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, हालांकि दोनों ही कांग्रेस के ही मेंबर है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के ही मेंबर है, लेकिन इसमें एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स में इनका विभाजन हो जाता है। एक्सट्रीमिस्ट जो कहते हैं कि हम पैसिव रेजिस्टेंस को फॉलो करेंगे। ठीक है, जैसे कि इसमें क्या होता है था कि हम रेसिस्टेंस भी करेंगे, लेकिन हम नॉन वायलेंस मीन्स पर करेंगे। ठीक है, हम वायलेंस नहीं करेंगे, हम मारपीट नहीं करेंगे, हम लाठी चार्ज नहीं करवाएंगे, लेकिन एक स्वतंत्र रूप से, एक शांतिपूर्वक रूप से हम रोड पर जाकर निकलकर हम रेजिस्टेंस करेंगे और अपने डिमांड को अंग्रेजी सरकार के हुकूमत के पास हम अपने अपने डिमांड को रखेंगे। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के डिमांड के पास हम अपना रखेंगे। इनके जो लीडर्स जो थे वो जैसे कि हो गए लाल बाल पाल। ठीक है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल हो गए। तो ये इनके लीडर थे। बाल गंगाधर तिलक साहब का एक उन्होंने 2 वीकली जर्नल्स उन्होंने पब्लिश किए थे, जो एक था मराठी जो इंग्लिश में था, और एक था केसरी जो वो मराठी में था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक साहब ने शिवाजी फेस्टिवल और गणपति फेस्टिवल का भी आयोजन किया, ताकि वो अपने आइडियाज को मास पब्लिक के बीच में कन्वे कर सके, पहुंचा सके, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा एकत्रित कर सके और वो जुट कर सके। इसके बाद हम पढ़ेंगे इनके फैक्टर्स ऐसे क्या क्या हुए कि एक्सट्रीमिस्ट का इमरजेंस हुआ। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट का जन्म हुआ। ठीक है, तो आइए अब हम पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। जो इनके लीडर थे, लाल बाल पाल। ठीक है, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने 2 जर्नल पब्लिश किए। जर्नल का जो नाम था उनका, एक मराठी थी जो कि इंग्लिश में थी, अंग्रेजी मीडियम में थी। दूसरी जो थी इनकी, एक केसरी थी और ये मराठी लैंग्वेज में थी। इन्होंने
ऑर्गेनाइज गणपति एंड शिवाजी फेस्टिवल्स। क्यों? टू मोबिलाइज पीपल, लोगों को एकत्रित करने के लिए इन्होंने ये काम किया। दूसरा जो था, इनकी जो फॉर्मूला थी, जो इनकी ऑब्जेक्टिव थी, जो लड़ाई करने की, अपने डिमांड को रखने की, वो थी पैसिव रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि वो डिससेटिस्फाइड थे, बिकॉज fight with the achievements of moderates। ठीक है, तो ये इनके इंट्रोडक्शन रहा। अब हम इस आगे पढ़ेंगे इनके फैक्टर्स क्या क्या थे जिनके कारण एक्सट्रीमिस्ट का जन्म हुआ या इमरजेंस हुआ। ठीक है, तो ये आप लिखिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि अभी तो हमने पढ़ा कि एक्सट्रीमिस्ट का इंट्रोडक्शन होता, कि इनके लीडर्स कौन कौन थे, क्या उनकी प्रक्रिया थी, उनकी मेथड्स क्या थी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि इनके फैक्टर्स ऐसा क्या क्या हुए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में ही विभाजन होने लगा, एक एक्सट्रीमिस्ट में बदलने लगे, एक मॉडरेट्स में बदलने लगे। ऐसा क्या हुआ कि एक्सट्रीमिस्ट का जन्म हुआ। ठीक है, तो उसके बारीकी से हम एक एक हर एक फैक्टर्स को हम पढ़ेंगे और देखेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, जो सबसे जो पहला इनका जो फैक्टर जो था, वो एक्सट्रीमिस्ट से जान चुके थे कि ब्रिटिश की कैरेक्टर्स क्या है। ब्रिटिश का कैरेक्टर मतलब कि इससे पहले मॉडरेट समझ रहे थे कि अंग्रेजी हुकूमत जो है वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, एक भगवान के रूप में है, एक वरदान के रूप में है। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट को ये समझ में आ गया, गरम दल के नेताओं को ये समझ में आ गया कि नहीं, अंग्रेजी हुकूमत जो है वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज नहीं है, बल्कि हमें शोषण करने वाली एक सरकार है, जो जिसका सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य है कि हमें शोषित करे और अपने हमारे धन को लेकर को अपने घर पे कैसे जाकर को उसका इस्तेमाल करे और अपने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का उसको बेनिफिट करे, अपने मदर कंट्री को बेनिफिट करे। अब इनको ये कैसे पता लगा, इनको रिकॉग्निशन कैसे हुआ? याद कीजिए, जब हम आपको मॉडरेट्स के पढ़ा रहे थे, उनके मेथड जब हम पढ़ा रहे थे तो उन कंट्रीब्यूशन जब पढ़ा रहे थे तो उनमें आपको एक बात हम बताए थे, इकोनॉमिक सेक्टर्स। ठीक है, जो कि मॉडरेट्स के बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। ठीक है, कि उन्होंने राइटिंग्स किए, इकोनॉमिक हिस्ट्री के बारे में लिखे, इंडिया के बारे में, और ये जो इनकी जो राइटिंग थी कहीं ना कहीं इन ब्रिटिश गवर्नमेंट की पूरी कैरेक्टर को एकदम दर्शाने लगी। तो उनके थ्रू जो मॉडरेट्स के जो राइटिंग थे, जैसे कि दादा भाई नौरोजी ने लिखा था पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, एसे ऑन कॉलोनियलिज्म, एमजी रनाडे, आरसी दत्त साहब ने लिखा था इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इन सब में इन्होंने डिस्कस किया था कि ड्रेन ऑफ वेल्थ, ठीक है, कैसे हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को कैसे इन्होंने डिस्ट्रक्ट किया, इसको डिस्ट्रक्शन में डाला। फिर उसके बाद में कैसे हमारे एग्रेरियन इकोनॉमी को इन्होंने कमर्शियलाइज किया, फिर कैश क्रॉप को किया, ताकि इनकी अपनी जो देश में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा है वो उसमें उनको फायदा मिल सके। तो इनके थ्रू अब यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट के जो नेता थे, गरम दल के जो नेता थे, उनको ये पता चल चुका था कि ब्रिटिश जो है, ठीक है, कैरेक्टर ऑफ ब्रिटिश की है एक्सप्लॉयटेटिव है। क्या है? एक्सप्लॉयटेटिव इन नेचर, एक्सप्लॉयटेटिव इन नेचर। ठीक है, अब जो दूसरा इनका ये है कि वर्सनिंग इकोनॉमिक सिचुएशन। ब्रिटिश के आने के बाद में जो फेमिन थी, महामारी थी, भूखमरी की जो बीमारी थी, वो काफी हद तक बहुत ही ज्यादा मात्रा में वो बढ़ने लगी। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि लोग बहुत ही ज्यादा मात्रा में मरने लगते हैं।
जैसे कि लॉर्ड लाइटन की कंजर्वेटिव पॉलिसी जब हम आपको पढ़ा रहे होंगे, उस वक्त हमने पढ़ा है कि उनके दौरान फेमिन हुई। फिर उस फेमिन के दौरान में उन्होंने दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज किया, मद्रास और सेंट्रल में फेमिन हुई, ठीक है। और उस फेमिन को क्या करने के हैंडल करने की बजाय उस पर उन्होंने क्या किया कि करोड़ों रुपए खर्चा किया, और जो फेमिन हो रहे थे उस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। एक जो फेमिन जो थी 1876 टू 1877 में थी। फिर जो थी 90 के दशक के लगभग में इन्होंने एक कमीशन की प्लेग कमीशन की इन्होंने स्थापना की, गठन की, ठीक है, जिसके हेड थे जस्टिस रांड, ठीक है, JRAND, जस्टिस रैंड, ठीक है। व्हाट्स इन इकोनॉमिक सिचुएशन में फ्रीक्वेंसी ऑफ फेमिन इंक्रीज, ठीक है, ये बढ़ जाती है काफी ज्यादा। 1876 टू 1877 इस साल में एक फेमिन होती है। फिर उसके बाद में 90s के दशक में एक होती है प्लेग कमीशन की स्थापना होती है, हेडेड बाय जस्टिस रैंड, ठीक है। अब जब इस कमीशन की स्थापना होती है तो ये क्या करते हैं कि एक टीम बनाते हैं और बोलते हैं कि आप घर घर में जाकर को आप पता कीजिए कि इसकी फेमिन होने के मूल्य कारण क्या होते हैं। तो जस्टिस रांड के द्वारा जो भी ऑफिसर अपॉइंट किए जाते हैं वो हर भारतीय के घर में जाते हैं, उनको खोज करते हैं और उनके जो लोग होते हैं उनके साथ मिसबिहेव करते हैं, जैसे कि औरतों को छेड़ना, उनके बच्चियों को छेड़ना, ठीक है, और अलग अलग कुछ डिमांड करना, उनको एक्सप्लॉइट करना। अब इससे क्या होता है कि कॉमन पब्लिक में गुस्सा जाहिर होता है, ठीक है, एक गुस्सा उत्पन्न होता है। उस गुस्से के कारण क्या करते हैं, चापेकर बंधु नाम करके दो व्यक्ति होते हैं, दामोदर चापेकर और चापेकर बंधु रहते हैं, दामोदर चापोकर। वो क्या कहते हैं, जस्टिस रांड को वो गोली मार देते हैं, जिसके कारण बाद में बाल गंगाधर तिलक को जेल हो जाती है, ठीक है। तो ये इनके समय में जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी वो बद से बदतर होने लगी, ठीक है, लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं रहने लगे, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होता था कि लोग भूखमरी से इतने मरने लगे कि इनकी संख्या काफी ज्यादा बढ़ने लगी। तो ये देख कर को एक्सट्रीमिस्ट बोले कि आप तो मॉडरेट्स को बोले कि आप तो बता रहे हो कि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, भगवान के रूप में है हमारे, तो भगवान कभी किसी अपने बंदे को मरने देगा क्या, भूखे मरने देगा क्या, नहीं ना। तो ये हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। जो तीसरा जो फैक्टर था इनका, रिएक्शन टू वेस्टर्नाइजेशन। अब वेस्टर्नाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि जब अंग्रेज आए उन्होंने क्या कहा कि आप कल्चर में भी हमारे हस्तक्षेप करने लगे थे। फिर रिलीजन में क्रिश्चियन मिशनरीज को वो बोला है कि आप क्रिश्चियनिटी को फैलाइए। तो एक्सट्रीमिस्ट को यह लगने लगा कि विद द इंक्रीजिंग ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया वी माइट लॉस आवर आइडेंटिटी, और कल्चरल आइडेंटिटी। मतलब जो मॉडरेट्स जो थे वो वेस्टर्न फिलोसफी से प्रभावित थे, उनके लिए उनके आइडल थे रोस्यू, जॉन लॉक्स, हॉब्स, ये उनके लिए उनका आइडल थे, और वो लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी की बात करते थे। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो इंस्पायर्ड थे इंडियन लीडर से, जैसे कि स्वामी दयानंद सरस्वती हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए, राजा राम मोहन रॉय हो गए, ठीक है, और ये वेदास से इन्फ्लुएंस थे। मॉडरेट जो थे वो मासेस पर बिलीव नहीं करते थे, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट कहते थे कि हम मासेस पर बिलीव करेंगे, कि हम अपने कैपेसिटी पर बिलीव करेंगे, ठीक है। और यही एक तरीका है कि हम वेस्टर्न के इन्फ्लुएंस को अपने आप को हम रोक सकते हैं। तो ये इनका तीसरा फैक्टर था, फेयर ऑफ आइडेंटिटी लॉस। अब जो चौथा जो फैक्टर था इनका
वो था इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस। जब इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस की हम बात करें, ठीक है, तो यूरोपियन जो थे, अंग्रेज जो थे, वो कह रहे थे कि हमारी जो रेस है, ठीक है, वो इंडियन रेस से काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। ये कहते हैं कि हमारी जो रेस है कभी किसी से हार नहीं सकती है। हम भगवान के बच्चे हैं और भगवान ने हमें यहाँ भेजा है कि ताकि आप लोगों को हम सिविलाइज कर सके, वाइट मैन्स बर्डन, ठीक है। अब इनका ये कहना था कि हम कभी हार नहीं सकते, लेकिन अगर इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस पर देखा जाए तो उस वक्त इथोपिया में जो वार चल रही थी, इटली भी यूरोपियंस है, ठीक है, और इथोपिया से उनकी लड़ाई चल रही थी, और इथोपिया नॉन यूरोपियन कंट्री में आता है। तो इथोपिया ने इटली को हरा दिया। तो ये इनकी जो मिथ थी कि वो किसी से हार नहीं सकते, ये इनकी यहाँ पर टूट जाती है। फिर जापानीज वार होता है जिसमें रसिया 1905 में रसिया डिफीट हो जाता है जापान से, ठीक है। तो ये जब डिफीट होते हैं तो ये इनकी जो मिथ होती है कि एक झूठ जो फैलाया जाता है कि ये कभी किसी से हार नहीं सकते, ये झूठ इनकी उजागर हो जाती है और भारतीयों में एक साहस बनकर को आती है कि नहीं, जो ये फैला रहे थे वो झूठ है, हम चाहे तो हम भी इन्हें हरा सकते हैं। तो मूवमेंट इन ऑटोमन एम्पायर, फिर उसके बाद विक्ट्री ऑफ जापान, ओवर रसिया, कब 1905 में, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये इनके कुछ कारण थे। अभी कुछ कारण और हैं जो हमें आगे पढ़ने हैं, ठीक है, तब तक ये लिखिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे इनके फैक्टर्स में ही अगर हम आगे देखें, फैक्टर्स ऑफ इमरजेंस ऑफ एक्सट्रीमिस्ट, तो जब इनके फैक्टर्स में आगे देखें तो इनका एक सबसे बड़ा जो फैक्टर्स जो रहा कि कंजर्वेटिव पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड कर्जन का इन्होंने क्या था, उन्होंने कुछ ऐसी पॉलिसीज लेकर को आए जो इंडियन के फ्रीडम को लगभग पूरी तरह से जकड़ को रख दिया था, पूरी तरह से कंट्रोल कर को वो रखना चाहते थे। तो इनके पॉलिसीज में जो सबसे पहला जो था वो कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट, ठीक है, कलकत्ता कॉरपोरेशंस एक्ट। फिर उसके बाद इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, (1904). फिर जो था ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1904। तो इनके ये कुछ पॉलिसीज थे जिनके कारण को कहीं ना कहीं ये एक्सट्रीमिस्ट का इमरजेंस का ये कारण बने। अब कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट क्या था? कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट के तहत इन्होंने क्या किया, पहले जो था कि नॉमिनेटेड मेंबर भी रहते थे और इलेक्टेड मेंबर भी रहते थे, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स इनके तहत, ठीक है। इन्होंने क्या किया, जो नॉमिनेटेड मेंबर्स थे इनकी संख्या ये बढ़ा देते हैं, ठीक है। बढ़ाने का मतलब क्या हो गया कि नॉमिनेटेड तो वही रहेंगे ना जो कि सरकार उनको नॉमिनेट करेगी, और सरकार जिसको नॉमिनेट करेगी वो किसके फेवर में काम करेगा, सरकार के फेवर में काम करेगा। तो मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर अपना कब्जा बढ़ाने के लिए ये एक्ट को लाया गया ताकि सरकार की पूरी तरह से कॉरपोरेशन या फैक्ट्रीज के ऊपर में इनका कब्जा हो। दूसरा, इन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1904 में जारी किया। अब इस ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1904 के तहत इन्होंने क्या किया कि जो प्रेस की जो फ्रीडम थी उसको पूरी तरह से काबू कर लिया, कि फ्रीडम ऑफ प्रेस को इन्होंने बैन कर दिया। प्रेस को उतनी स्वतंत्रता नहीं दी जाती थी ताकि वो गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ पब्लिश कर सके। अगर वो पब्लिश करती भी थी तो उस प्रेस को या एडिटर को या पब्लिशर को वो बंद कर दिया जाता था या उसको किसी न किसी तरह से पनिश किया जाता था। ये था।
फिर इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, ठीक है, इन्होंने क्या किया कि जो गवर्नमेंट की जो कंट्रोल थी वो यूनिवर्सिटी पर ये पूरी तरह से बढ़ा दिए। इन्होंने क्या किया कि ये कहने लगे कि यूनिवर्सिटी की जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है, उनको सीमित किया जाए और स्टैंडर्ड उनको हाई किया जाए, और जो भी डिसीजन जो यूनिवर्सिटी के जो मेंबर थे वो लेते थे उस पर गवर्नमेंट की वीटो पावर इन्होंने दे दी कि मतलब आपको ठीक है, आपको जो डिसीजन लेना है लीजिए, लेकिन हमारा जो वीटो है, हमने एक बार मना कर दिया सो मना कर दिया। तो ये इनकी वीटो पावर उन्होंने स्थापित कर दिया। दूसरा जो था ग्रोइंग सेल्फ नॉलेज और सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने आत्मज्ञान और अपने आत्मसम्मान की एक्सट्रीमिस्ट में ये ग्रो हुई, जिसके कारण इनका एक इमरजेंसी का एक फैक्टर बना। जो अगला है कि इमरजेंस ऑफ ट्रेंड लीडरशिप, सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कि ट्रेंड लीडरशिप, इसमें अनुभवी जो लीडर्स हैं इसमें आगे आए और अपने अपने भूमिका निभाने की काम किए, जिससे कि हो गए लाल बाल पाल, ठीक है, लाल बाल पाल। तो ये रहे इनके पूरे जो फैक्टर्स रहे कि जो एक्सट्रीमिस्ट के आने के, इमरजेंस होने के क्या कारण थे। या तो वो डिससेटिस्फाइड थे, मॉडरेट्स थे, और वो कहते थे कि उनकी जो 3 पीस है, प्रेयर, पिटिशन एंड प्रोपेगेंडा, ये कोई काम का नहीं है, ये कोई सबूत नहीं लेकर क्या करे, कोई फल नहीं दे रहा है, तो इसलिए इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। तो ये सारे रहे इनके फैक्टर्स। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी इनकी क्या थी, एक्सट्रीमिस्ट की इनकी आइडियोलॉजी क्या थी, उसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे, ये लिखिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि एक्सट्रीमिस्ट जो थे, गरम जल के जो थे, उनकी आइडियोलॉजी के बारे में, उनकी आइडियोलॉजी क्या था, ठीक है। तो उनकी जो सबसे पहले जो आइडियोलॉजी थी वो हैट्रेड ऑफ फॉरेन रूल्स, ठीक है, हैट्रेड ऑफ फॉरेन रूल, या तो आप कहें इसमें गुड्स भी कह सकते हैं, ठीक है। मतलब ये नहीं चाहते थे कि इनके ऊपर कोई विदेशी आकर को इन पर राज करे, ठीक है। तो उनके राज को रोका कैसे जा सकता है। अंग्रेज किस लिए आए थे, यहाँ से प्रॉफिट मोटिव कमाने के लिए। वो अभी तक क्या कर रहे थे कि इंडिया को सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड कंज्यूमर ऑफ फॉरेन गुड्स, क्या फिनिश गुड्स बना चुके थे। मतलब यहाँ से, इंडिया से वो क्या करते थे कि मुनाफा कमा को लेकर अपने घर पे रखते थे। तो ये कैसे काम होगा, इनको अगर पूरी तरह से हटाना है तो इनके जो आमदनी है, जो सोर्स ऑफ इनकम है इंडिया से, वो रोकना पड़ेगा। तो उसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको स्वदेशी मूवमेंट चलाना होगा, आपको कुछ अपना ऐसा उत्पादन करना होगा जिससे आप जो डिपेंडेंट है उनके फॉरेन गुड्स पे, वो कम हो सके, ठीक है। तो ये इनकी एक आइडियोलॉजी रही। इनकी जो दूसरी आइडियोलॉजी जो थी वो थी बिलीफ इन द कैपेसिटी ऑफ मासेस, ठीक है, बिलीफ इन द कैपेसिटी ऑफ मासेस। मॉडरेट्स क्या थे, मॉडरेट्स कहते थे कि उनको मासेस पर बिलीफ नहीं था, उनको विश्वास नहीं था, वो अपने इंटेलेक्चुअल्स के कुछ लोगों के ऊपर ही बिलीव करते थे, और कहते थे कि ब्रिटिश रूल इन इंडिया इज ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट क्या कहते थे, एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं कि हमें भारतीय लोगों पर पूरा विश्वास है और इनके एक मासेस पर पूरा विश्वास है। हमें ये पूरी तरह से विश्वास है कि जब हम पूरी तरह से एकजुट हो जाएंगे और एकजुट होकर को जब हम लड़ेंगे तो अंग्रेज यहाँ से, अंग्रेजों को जाना ही पड़ेगा। और ये आगे चलकर को सत्य होता है जब महात्मा गांधी की एंट्री होती है, द वन मैन बाउंड्री, ठीक है, उनकी जब एंट्री होती है। तीसरा जो इनकी जो आइडियोलॉजी थी, ठीक है, तीसरा जो इनकी आइडियोलॉजी था वो स्वराज था, ठीक है, स्वराज एज गोल। स्वराज मतलब सेल्फ रूल। इनका जो गोल था कि हमें किसी भी तरह से स्वराज स्थापित करना है, हमें सेल्फ रूल करना है, हम पर कोई दूसरा शासन ना करे, हम जो अपने कानून बनाए हमारे लिए बनाए, हमारे लिए जो कानून बने सिर्फ वो हम बनाए, उसमें किसी और का हस्तक्षेप ना हो, ठीक है, इंटरफेरेंस ना हो। इनकी जो चौथी आइडियोलॉजी थी वो थी
कि डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्शन, डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्शन रिक्वायर्ड एंड रेडी फॉर सेल्फ सेक्रीफाइस। मतलब डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्शन का मतलब क्या हुआ कि आप अपने राइट्स के लिए, अपने डिमांड के लिए आप सड़कों पर उतरे, ठीक है। नॉन वायलेंट इनका ये था कि आप सड़कों पर उतरे और अपने डिमांड को सरकार के सामने रखे, जब तक रखे कि जब तक सरकार मान नहीं जाती तब तक आप सड़कों पर उतर के आंदोलन करें, पैसिव रेसिस्टेंस करें, ठीक है, ताकि आपकी बात सरकार तक पहुंच जाए। और इसके दौरान अगर सरकार आपके ऊपर लाठीचार्ज करती है, ठीक है, तो वो आपको सहना है। मतलब अब आप अपने देश को आजाद कराने के लिए अपने सर्वोच्च बलिदान देने के लिए आप तैयार रहें, ठीक है, आप अपने जान की बाजी लगाने के लिए तैयार रहें। तो ये थी इनकी अब तक की आइडियोलॉजी और इनके फैक्टर्स इमरजेंस होने की, ठीक है। कल हम लोग पढ़ेंगे इनके आगे की प्रक्रिया में स्वदेशी, फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल, फिर होम रूल मूवमेंट, फिर उसके बाद जालियांवाला बाग, ये सब हम पूरी तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप सब क्या कीजिए कि इसको रिवीजन करते रहिए, इसके पिछले की जो भी पढ़ा है वो सब रिवीजन करते रहिए, ताकि आप एक दूसरे टॉपिक्स को कनेक्ट करते जाएंगे और आपकी जो समझदारी है वो बढ़ती रहे, काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। और इस वीडियो को मतलब इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलती रहे और ये फ्री एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तब तक जय हिंद, जय भारत।